हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुनर एजुकेशन। दिस इज मोहित त्यागी। आज हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो हम यहाँ पे तीन मेथड होते हैं। तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम आज सॉल्व करना सीखेंगे और इससे हम जीरोस निकालेंगे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, कि जीरोस कैसे फाइंड आउट होते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपका हर किसी स्टूडेंट को मस्ट नो टॉपिक है। एक बेसिक एजुकेशन के लिए आपको आना ही चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है ये देख लेते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं इक्वल टू 0 लगा देता हूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल यहाँ पे मेन बात ये है कि a b c ये तीनों कांस्टेंट हैं और इनके साथ x स्क्वायर x ये वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर a के साथ एक कंडीशन है कि a आपका 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? अब मान लीजिए अगर a 0 हो गया तो उससे प्रॉब्लम क्या है? b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं होना चाहिए। उसका कारण है, अगर a को आप 0 कर दोगे तो 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c जब मैं करूंगा तो इसे सॉल्व करके 0 में x स्क्वायर को इंटू करके 0 ही आ जाएगा और 0 प्लस bx प्लस c आपका bx प्लस c आ जाएगा। लेकिन फिर ये आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगी और ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, इट विल नॉट रिमेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहली कंडीशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपका इस फॉर्म में होना चाहिए और a 0 नहीं होना चाहिए। डिग्री यानी कि उसकी 2 होनी चाहिए। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 2 होनी चाहिए। अब आज हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज है और आना ही आना चाहिए आपको। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में 3 टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सीखेंगे। एक तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हों इस तरीके से, ये फर्स्ट टाइप हम सीखेंगे। उसके बाद सेकंड टाइप जो हम यहाँ पे कवर करेंगे वो अगर b की वैल्यू 0 हो जाए, तो b की वैल्यू 0 होने का मतलब है b वाली टर्म ये यहां से हट जाएगी, तो आपका ax स्क्वायर प्लस c मतलब x स्क्वायर वाली टर्म बचेगी और सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगी। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। और तीसरी टाइप हम जो सीखेंगे, अगर मान लीजिए आपकी c वाली वैल्यू 0 हो जाए तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए तो ax स्क्वायर प्लस bx और c 0 हो जाए तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों टाइप एकदम इजी हैं सॉल्व करने में, लेकिन जो पहली वाली टाइप है जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों, ये वाली, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिकली कुछ मेथड्स हैं। बट उन कुछ मेथड्स को जानने के लिए आपको पहले कुछ चीजें आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए एक सबसे सिंपलेस्ट मेथड को करना सीखेंगे। उस सिंपलेस्ट मेथड का नाम है आपका, जनरली फैक्टराइजेशन बोल देते हैं हम उसे, फैक्टराइजेशन, और या फिर इसी को एक और नाम से जाना जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसके ऊपर और भी वीडियोस हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। अगर आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम है और आपको सिर्फ आंसर चाहिए तो फिर इसे सॉल्व करने के लिए जो एक सबसे लेटेस्ट मेथड है कोशेन लॉ मेथड, उसकी एक वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, तो आप उसे जाके ऊपर लिंक पे क्लिक करके उस पे डायरेक्ट जा सकते हैं और उसे सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा प्रॉपर मेथड चाहिए कि हाँ भाई इसे कैसे सॉल्व किया जाए और CBSE या NCERT स्टैंडर्ड पे, स्कूल स्टैंडर्ड पे चाहिए, तो बेटा वो मेथड एप्लीकेबल नहीं है अभी कोर्सेज में, तो इसलिए आप फिर ये लगाएंगे। बट सबसे इजीएस्ट मेथड वही है। तो अगर आपको सिर्फ आंसर चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं ऊपर लिंक पे क्लिक करके, और अदरवाइज आप यहाँ पर इस वीडियो को अब आप देखिए पूरा ध्यान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल कोशेन लॉ, ये फैक्टराइजेशन मेथड, तो यहाँ पर हम कवर करेंगे साथ साथ कुछ एग्जाम्पल लेकर डायरेक्ट और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
ये बहुत जरूरी है कि आपको अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करने आने चाहिए। तो हेडिंग डाल लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड, और आपका फैक्टराइजेशन मेथड को अब सॉल्व करेंगे हम। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे पहली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं हम। यहाँ पर सबसे एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। इसे सॉल्व करने के और भी मेथड हैं, वो बाद में कभी कवर करेंगे, फिलहाल इस वीडियो में नहीं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब ये हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसका तरीका जान लेते हैं। ये जो मैं तरीका आपको बताऊंगा, ये वर्क आपको सारा रफ में करना है। जो कांस्टेंट टर्म है उसकी जस्ट वैल्यू, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है हमारी 3। ये हमारी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है जो कि 3 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो ये रहा 6। तो ये कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, हम इसे सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारा काम रफ में करना है। 6 into 3 यानी कि 18, और फिर इस 18 के फैक्टर करते हैं। अब अगर मैं 18 के फैक्टर करूंगा, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन कुछ बच्चों को जनरली फैक्टर का मतलब भी कई बार समझ में नहीं आता, तो फिलहाल आप जैसे एलसीएम लेते हैं उस तरीके से। तो 18 के जो अब आप फैक्टर करोगे तो वो फैक्टर निकल के आएंगे बच्चों 2 into 3 into 3 into 1। देन आपको इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 टर्म बनानी है। तो अब वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वो आपका जो मन करे वो इंटू कर सकते हैं। आप 2 into 3 6 कर सकते हैं, और 3 into 1 3 कर सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन तो 6 और 3 का बैठा। अच्छा, और क्या कर सकते थे कि क्या पता हम 2 को ऐसे ही छोड़ देते और ये बाद वाले नंबर इंटू कर देते सारे आपस में। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, तो 2 और 9 का कॉम्बिनेशन बैठा। देखिए 9 2 2 9 एक ही बात है, 6 3 3 6 एक ही बात है। तो ये कॉम्बिनेशन बैठाने हैं 2, जितनी पॉसिबिलिटी हो सके। अब आपको बस करना ये है, ये कॉम्बिनेशन जब आप बैठा लो, शुरुआत में हो सकता है आपको टाइम लगे, धीरे धीरे ये एक बारी में समझ में आता है कि हाँ मैं कौन सी वैल्यू लेनी है, इतना टाइम नहीं लगता। तो आप यहाँ पर जब भी आप कॉम्बिनेशन बिठा लें तो उस कॉम्बिनेशन को लेना है जो आपका साइन है कांस्टेंट टर्म से जस्ट पहले वाला, जो भी आपका साइन होगा। जैसे ये माइनस, इस माइनस करके इन दोनों नंबरों को माइनस करके, तो देखिए मान लीजिए अगर मैं माइनस करता हूं, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, 6 - 3 यानी कि 3 आ जाएगा, 9 - 2 यानी कि 7 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं 9 - 2, तो फिर आपको माइनस करके, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के आगे प्लस साइन होता तो हम प्लस करते। आपको ये वाली टर्म लानी होती है, ये जो बीच में टर्म है एक्स का कोफिशिएंट जिसे कहते हैं, एक्स का कोफिशिएंट। इसके साइन की चिंता मत कीजिएगा, साइन अपने आप आ जाएगा, बस वो न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से इसे आगे बढ़ाने से 7 आ रहा है। तो 9 और 2 को लेकर के आ रहा है। तो अब मैं इसे इस तरीके से तोड़ूंगा। तो देखिए 6x स्क्वायर, ये माइनस साइन मैंने एज इट इज उतार दिया। 7x को मैं लिखूंगा ब्रैकेट लगा करके 9x - 2x - 3। वही नंबर यूज करे मैंने 7x को तोड़ने के लिए जो मेरे फैक्टर्स में आए हैं, 9 और 2। तो ये 7x को मैंने लिख दिया 9x - 2x। अब ये बाहर माइनस साइन था, तो इस माइनस साइन को ओपन करेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस का 2x -3। अब हम शुरुआत की जो 2 टर्म है इनमें से कुछ कॉमन लेते हैं, जो भी कॉमन आएगा। तो शुरुआत की 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x में से जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें से कॉमन आएगा 3x। ब्रैकेट में हम वो लिखेंगे जो बचेगा। तो 6x स्क्वायर को जब 3x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा, प्लस माइनस माइनस, और 9x को जब 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। उसके बाद ये बाद वाली जो 2 टर्म है इनमें से भी कॉमन लेना है। तो प्लस का 1 कॉमन ले रहा हूं मैं यहाँ पर, 2x - 3 पूरी टर्म एज इट इज उतर जाएगी, क्योंकि 1 से डिवाइड करके वही बचता है। अब आपको ये कॉमन इस तरीके से लेना होता है बाद वाली टर्मों में से, ताकि ये बाद की 2 टर्म में से कॉमन वो नंबर लेंगे ताकि
ये ब्रैकेट वाली वैल्यू दोनों सेम आ जाए। अच्छा, उसे करने के पीछे हमारा एक कारण है, ताकि अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो करूंगा तो देखिए ये हमारे पास दो टर्म बन गई हैं, एक टर्म ये रही पूरी और दूसरी टर्म ये रही पूरी प्लस के बाद की। तो इन दोनों में से भी हमें कॉमन लेना होता है, तो ये जो ब्रैकेट अगर सेम आ जाता है तो हम इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं। तो ये मैं 2x माइनस 3 ये इस पूरे में से कॉमन ले लेता हूं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए पहले वाले ब्रैकेट में पहले वाली टर्म में से सिर्फ बचेगा 3x, तो यहाँ बच गया 3x और दूसरी वाली टर्म में से सिर्फ बच गया प्लस का 1, क्योंकि ब्रैकेट ये जो ब्रैकेट वाली टर्म थी तो बाहर आ गई कॉमन में। तो ये स्टेप जो हुआ ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हो गए। तो जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरुआत में ली थी उसके फैक्टर हो चुके हैं, हम यहाँ फैक्टराइज तक पहुंच चुके हैं। अब इस फैक्टराइज को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ स्टेप करने पड़ेंगे जिससे हमारे जीरोज निकल के आएंगे। अब जीरोज क्या होते हैं, जीरोज ऐसी एक्स की वैल्यूज होती हैं जिन्हें पॉलिनोमियल में पुट करने पे टोटल आंसर भी जीरो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ये जो फैक्टर्स आए हैं इन्हें एक एक करके जीरो के बराबर डालते हैं फॉर जीरोज। तो जीरोज निकालने के लिए, जीरोज का मतलब सिंपली आप एक्स की वैल्यू समझिएगा, वैलिड एक्स की वैल्यू जो इसका सोल्यूशन है। तो फॉर जीरोज अब एक एक करके 2x माइनस 3 पहले वाले फैक्टर को भी जीरो के बराबर डाल के सॉल्व करना है, एंड आपको दूसरे वाले फैक्टर को 3x प्लस 1 इसे भी जीरो के बराबर डाल के सॉल्व करना है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो देखिए अब ये लीनियर है, लीनियर को तो सॉल्व ऐसे ही कर देते हैं। 2x इक्वल टू 3 हो गया ये प्लस का, फिर ये 2 डिवाइड में जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। सेम तरीके से यहाँ पे करेंगे 3x, ये नंबर को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये आ गया आपका 3x इक्वल टू -1, एंड नेक्स्ट स्टेप में 3 मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ वो डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। तो एक x की वैल्यू आ रही है आपकी -1/3 और दूसरी x की वैल्यू आ रही है आपकी 3/2। तो ये दो वैल्यूज हमें निकालनी थी। तो यही था आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड या फिर फैक्टराइजेशन। अब नाम से आपको समझ में आ गया होगा इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने मिडिल टर्म को यहाँ पे फैक्टर्स की हेल्प से स्प्लिट किया था इस वाले स्टेप में। ये जो हम यहाँ पे स्प्लिट कर रहे थे ये 9x और -2x आया था। तो ये पूरा मेथड था। अब एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल का लेवल अच्छा करते हैं यहाँ पे कि भाई हमें थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और हमें पता चले कि भाई कैसे कैसे इन्हें चीजों को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं फिलहाल। अब देखिए आपका एग्जाम्पल अब की बार मैं फर्स्ट टाइप का ही ले रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल दूसरा है। फर्स्ट टाइप का मतलब है जिसमें तीनों टर्म हो। तो जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन का नंबर है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। कम से कम 2-3 क्वेश्चन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझ में नहीं आएगा। इक्वल टू 0, चलिए इक्वेशन ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहाँ पे अगर ये फ्रैक्शन का नंबर है, देखिए करने के लिए मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन एक इसका इजी तरीका क्या होता है कि आप इसमें पहले एलसीएम ले लीजिए इन सब नंबरों का। तो 8 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 2 जा 16 x स्क्वायर हो जाएगा, 8 1 जा 8 माइनस का 8 x हो जाएगा, और ये 1 एज इट इज आ गया इक्वल टू 0। मैंने एलसीएम लिया है, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 लगा करके, फिर ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और उस तरफ जाके 0 से इंटू होके 0 ही हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन आ गई 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8 इज 0। तो अब यहाँ पे ये बात जरूरी है कि आप किस इक्वेशन के फैक्टर करना चाहते हैं। आप इसे भी कर सकते हैं, आप इसे भी कर सकते हैं, दोनों का सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैंने ऊपर वाले को ही सिंप्लीफाई करके ये लेके आया। तो ये ज्यादा बेटर है या इजी लगेगा उसके मुकाबले करने में, तो फिर अब हम इसे करेंगे। तो देखिए तरीका वही रहने वाला है। रफ में आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू 16 1 जा 16। अभी 16 के फैक्टर करने हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 4 हो जाएगा बेसिकली। अब ये जो प्लस 1 यानी कि कांस्टेंट टर्म के आगे जो साइन है प्लस का साइन है, तो इस बार प्लस करके आपको ये मिडिल वाली टर्म लानी है, 8 लाना है, प्लस करके 8 लेके आना है। तो देखिए ये आपका 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 आपका 8 आ जाएगा, 4 प्लस 4 8।
तो मतलब ये मेरा इस तरीके से बन सकता है। तो आपका अब मैं इसे करना चालू करता हूँ। देखिए यहाँ पर स्प्लिट करूंगा बीच वाली टर्म को, तो 16x² जो सेकंड टर्म है इसे स्प्लिट करना है अब दो हिस्सों में। तो देखिए माइनस साइन मैं बाहर लगा देता हूं। अच्छा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस वाले स्टेप को, जैसे 8x को तो मैं लिखूंगा 4x + 4x, लेकिन अगर बाहर माइनस है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -4x और +1। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस जो पिछले वाले स्टेप में एक स्टेप कम कर दिया है। कौन सा स्टेप? जो माइनस साइन को बाहर रख के ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे आपको अगर याद हो, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में 16x² माइनस साइन हम ऐसे रखते थे 4x + 4x, ऐसे लिखते हम 8x को, +1 = 0। तो अब यहाँ पे जब इस माइनस साइन को ओपन करेंगे तो देखिए यही आ जाएगा -4x + -4x। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है यही वाला स्टेप करना। अब फिर से वही चीज कॉमन लेंगे, अब हम शुरुआत की दो टर्म में से कॉमन, तो 4x 16x² - 4x में से 4x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखिए 16x² को जब 4x से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 4 × x बचेगा, और प्लस माइनस माइनस 4x तो 4x से डिवाइड करके माइनस का 1 बच जाएगा। अब इन दोनों में से अगर मैं प्लस का 1 कॉमन लेता हूं तो मेरी अंदर की वैल्यू के साइन रिवर्स आएंगे, इस वाले ब्रैकेट के सेम नहीं आएंगे। तो इसलिए अगर ऐसा आएगा तो मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो इससे साइन रिवर्स हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4x और माइनस प्लस माइनस का 1 आ गया। मेरा टारगेट यही है, दोनों ब्रैकेट को सेम बनाना। अब ये जो सेम ब्रैकेट आए हैं इन्हें एक साथ लिखेंगे, या फिर एक साथ लिखने का मतलब ये है कि अब इनमें से भी ये दो टर्म है ना, तो इन दो टर्म में से ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। अब इनमें से भी हम पहले वाले ये ब्रैकेट को की टर्म को कॉमन ले लेते हैं। तो 4x - 1 मान लीजिए मैंने इसे कॉमन ले लिया, तो इसे कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में अब हमारा क्या बचेगा? यहाँ पे पहली टर्म में से 4x बचेगा प्लस का, और दूसरी टर्म में से बाहर वाला माइनस का 1 बचेगा = 0। तो इसमें हमारे ये जो अब वैल्यू निकल के आई है ये फैक्टर्स हैं, और देखिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या इक्वेशन के दोनों फैक्टर सेम आए हैं। तो वो सेम भी आ सकते हैं, अलग भी आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस आपको क्या करना है, जीरोस निकालने के लिए आपको एक एक करके डायरेक्ट इन्हें 0 के बराबर डाल दीजिए, एक एक फैक्टर को। तो देखिए डायरेक्ट कर देते हैं, 4x - 1 इसे भी 0 को बराबर डाल दिया पहले वाले को, और ये दूसरे वाले को भी मैं डाल देता हूं, एंड 4x - 1 = 0। दोनों से सेम ही रिजल्ट आने वाला है। तो यहां से देखिए 4x - 1 ये -1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 4x = +1, x = 1/4। सेम यहां से वैल्यू आएगी, 4x ये -1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, x = 1/4। तो इस केस में दोनों वैल्यूज, बोथ द वैल्यूज ऑफ x आर सेम। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से x की वैल्यू निकालने का जो मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बट एक एग्जांपल से पहले आप लोगों को, अगर किसी को रूट की कैलकुलेशन नहीं आती है, मान लीजिए आप में से कोई है कि जिसे रूट की कैलकुलेशन नहीं आती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कीजिए, और एक हमारी वीडियो है बेसिक्स ऑफ स्क्वायर रूट, और उसे पहले चेकआउट कीजिए, पूरी वॉच कीजिए, तब जाके आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। क्योंकि मेथड तो देखिए आप लोगों को आ चुका है, बट दिक्कत ये है कि इसमें कई बच्चों को, मोस्ट ऑफ द बच्चों को, कि कैलकुलेशन, जो रूट की कैलकुलेशन कैसे होती है, रूट में कॉमन कैसे लेते हैं, रूट की वैल्यूज को सॉल्व कैसे करते हैं, रूट से बहुत डर लगता है बच्चों को। तो आप ऊपर वाले जो लिंक शो कर रहा है उस पर क्लिक कीजिए, पहले इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और आप उसे चेक कीजिए। जब आप उसे देख लेंगे तब इस वीडियो पे आइएगा, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। और कुछ बच्चे चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने आप, जिन्हें लगता है कि हम कर सकते हैं, तो पहले खुद ट्राई कीजिए, ना आए 5 मिनट 10 मिनट वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, तब इसे वॉच आउट कीजिएगा कि आप, हाँ कि भाई हम पे हुआ कि नहीं हुआ, हमारा हुआ तो सही है कि नहीं है। फिलहाल मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए तरीका वही रहने वाला है, इस 2 को इस 3 से, x² के कोफिशिएंट से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा।
अब देखिए 6 के फैक्टर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ √6 इंटू √6। अब आप बोलेंगे 6 के फैक्टर 3 और 2 क्यों नहीं करे, क्योंकि मुझे भाई ये बनाना है। अब क्या ऐसे नंबर बनाऊं जिन्हें प्लस करके √6 इंटू √6 6 होता है, और √6 को √6 से जब प्लस करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, तो 2√6 आएगा। तो देखिए मैं इसे तोड़ के लिख रहा हूँ। आप में से कई बच्चों को ये स्टेप हो सकता है समझ में आसानी से ना आए, तो प्लीज आप ऊपर जो मैंने अभी लिंक बताया था उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। आप रूट की कैलकुलेशन को थोड़ा मजबूत कीजिए, तब इस वाले एग्जाम्पल को चेक कीजिएगा। तो अब इनमें से कॉमन लेना है मुझे। तो देखिए 3x² माइनस √6x में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? इन दोनों में से मैं √3 कॉमन ले सकता हूँ। और फिर से वही चीज, कई बच्चे बोलेंगे √3 कैसे कॉमन आ गया, तो देखिए वो भी बता देता हूँ। भाई 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। सेम तरीके से ये x² माइनस √6x को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √3 x। तो देखिए इनमें √3 दोनों में आ रहा है और साथ में x दोनों में आ रहा है, तो x भी कॉमन लूंगा। और अब यहाँ पे क्या बचेगा? देखिए जब मैं इसे √3x से डिवाइड करूंगा, एक यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, √3 से √3, तो आपका √3x बचेगा। और प्लस माइनस माइनस का, जब इसमें से मैं √3x कॉमन लूंगा तो √3x से √3x कट जाएगा, आपका √2 बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा √3x माइनस √2। अब इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से अब की बार मैं यहाँ पे कॉमन लूंगा माइनस का √2। माइनस का √2 इसलिए, देखिए फिर से भाई √6x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √3। तो इससे √2 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ ये चीज, तो यहाँ पे √3 बचेगा। तो आपका माइनस माइनस प्लस का √3x और माइनस प्लस माइनस √2 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे √2 बचेगा। जैसे आपका √3 कॉमन लेने पे √3 बचा था 3 में से, ऐसे यहाँ पे √2 कॉमन लेने पे √2 बचेगा। अब जिन बच्चों की रूट की कैलकुलेशन अच्छी है उन्हें समझ में आ रहा हो कि रूट की वैल्यू में से मैंने कैसे कॉमन निकाला है। तो √3x माइनस √2 अब इन पूरे में से कॉमन आ सकता है, तो √3x माइनस का √2, और यहाँ पे क्या बचा हमारा? पहले वाली टर्म में से ये बचा √3x और दूसरी वाली में से माइनस √2। तो ये दोनों देखिए सेम आ गए हैं इसमें भी। अब यहाँ पे एक एक करके 0 के बराबर डालेंगे जब इन्हें, तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, एंड इस वाले को भी ऐसे √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई, ये √2 उधर जाके प्लस का √2 हो जाएगा, और √3 डिवाइड में जाके √3 हो जाएगा मल्टीप्लाई से। तो x की वैल्यू आ गई आपकी √2/3। आप इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं √2/√3, या एक साथ दोनों को कंबाइन करके रूट में लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2/3। और जनरली फाइनल आंसर जब लिखते हैं तो फाइनल आंसर में यहाँ पे रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज इसलिए क्योंकि अपॉन में कभी रूट नहीं छोड़ते डिनोमिनेटर। तो इसे अगर मैं रैशनलाइज कर भी देता हूँ तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, सेम यहाँ पर होगा √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। ऊपर वाला नंबर आ गया √2 इंटू √3 √6, और नीचे आ गया √3 इंटू √3 3। सेम यहाँ पे √6/3। तो ये आपका इसका आंसर है। अब देखिए ये सारी टाइप ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं। अब इनकी नेक्स्ट टाइप के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट टाइप जो है तो वो ले लेते हैं जिसमें एक टर्म ना हो। जैसे आपका, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं पहले। एग्जांपल नंबर आपका ये 4 हो जाएगा, 3 मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अब देखिए 2x² माइनस 8x इक्वल टू 0। मान लीजिए ये एग्जांपल लेते हैं, तो देखिए इसमें आपका ax² वाली टर्म है, उसके बाद bx वाली टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। ये तीसरी वाली टर्म ये नहीं है। तो ये आपकी एक टाइप मैंने आपको बताया था कि इसे सॉल्व करेंगे जिसमें एक टर्म मिसिंग हो, कांस्टेंट टर्म, और एक इसके बाद एक टाइप और बचेगी जिसमें बीच वाली टर्म मिसिंग हो। तो ये दोनों इजी हैं, इनके लिए स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं है टर्म को। तो देखिए डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, आपको सीधा तरीका समझाता हूं। इसमें आप डायरेक्ट जो भी नंबर हो इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा। अगर कुछ भी कॉमन आए तो x कॉमन आएगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए 2x पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है,
तो मैं यहाँ पे 2x कॉमन ले लेता हूँ, बचा हुए टर्म ब्रैकेट में लिखता हूँ। तो 2x स्क्वायर में से जब 2x चला जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 8x में से जब 2x कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ पे 4 बचेगा, इक्वल टू 0। अब ये दो चीजें मल्टीप्लाई में हैं, तो दो चीजें मल्टीप्लाई में 0 के बराबर हैं, तो एक एक करके इन्हें 0 के बराबर डाल दीजिए। ये फैक्टर्स आ चुके हैं एक्चुअली। तो 2x और x माइनस 4 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। इन फैक्टर्स को 0 के बराबर डाल दीजिए, आपकी x की 2 वैल्यू आ जाएगी। तो आपके एक पहले फैक्टर से यहाँ से देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, 0/2 0। x की एक वैल्यू तो आ गई 0। एंड अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू सीधा +4 हो जाएगा, तो आपकी दूसरी वैल्यू आ गई +4। तो ये सिंपल है, जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो डायरेक्ट आप कॉमन लीजिए, दो फैक्टर बन जाएंगे, फैक्टर को एक करके 0 के बराबर डाल के आप सॉल्व कर दीजिए। अब एक एकदम लास्ट टाइप पे चलते हैं। लास्ट टाइप हमारी है जिसके अंदर हमारी 5वां एग्जाम्पल लेके चलते हैं और मिडिल टर्म यानी कि x वाली टर्म ना हो। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, x² - 9 इक्वल टू 0। अब इसे करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए इसमें x² वाली टर्म है, लेकिन ये x वाली टर्म नहीं है और कांस्टेंट टर्म है, तो ये टर्म नहीं है। हम इस टाइप की बात करेंगे। इसमें आपको देखिए डायरेक्ट स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म करने की जरूरत नहीं है। इसे वैसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, बट एक सिंपल सा तरीका, एक ही मेथड लेके चलते हैं। कांस्टेंट टर्म को हमेशा दूसरी साइड लेके जाइए, मतलब x² को सेपरेट करना है। तो 9 को मैं उधर ले गया तो ये प्लस का 9 हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाता है, तो ये √9 हो गया। और रूट के साथ यहाँ प्लस माइनस की 2 वैल्यू आती है। तो प्लस माइनस की 2 वैल्यू का मतलब है कि आपका जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा प्लस माइनस √9 की वैल्यू होती है 3। तो यानी कि x की एक वैल्यू आ गई +3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -3। तो आपका ये सिंपल तरीका है। हालांकि इसका एक और तरीका है, तो देखिए एक और तरीका मैं यहीं पे बता देता हूं। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे x² - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। उसके बाद a² - b² की आइडेंटिटी लगा के a + b इंटू a - b इक्वल टू 0। अब इन्हें फैक्टर्स को, ये दो फैक्टर आ गए, इन्हें एक करके 0 के बराबर डालेंगे तो आंसर आपका यही आएगा, +3 और -3। तो आप कैसे भी सॉल्व कर लीजिए। मैं पर्सनली ये पहले वाला मेथड जो मैंने आपको इधर बताया लेफ्ट साइड में, इसे प्रेफर करता हूँ, बट आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द ही एक अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।